को लेह की सीमा से जोड़ने वाले अटल टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 10 साल में बनने वाले अटल टनल से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। और यही नहीं, सुरंग बन जाने से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी, जिससे करीब 6 घंटे का वक्त बचेगा। इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिसके उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सुरंग को देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि सुरंग की अहमियत की वजह से ही इसे बनाने के काम में सरकार ने तेजी लाई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का काफिला अटल टनल के अंदर से होकर गुजरा। बताया गया कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है और हर मौसम में इसके जरिए सेना बिना रुके सीमा तक पहुंच सकेगी। कोरोना के खतरे के बीच मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी वहां सांडों के पीछे दौड़ने वाला पारंपरिक खेल खेला गया। ये दक्षिण भारत में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जलीकट्टू से काफी मिलता जुलता है। इस बार कोरोना का खौफ भी इस फेस्टिवल के रंग में भंग नहीं डाल सका, जिसके बाद वहां के हजारों लोग हर साल की तरह निकारागुआ के मसाया शहर में जमा हुए और उन्होंने सैन जेरोनिमो फेस्टिवल में हिस्सा लिया। परंपरा के मुताबिक पहले सांडों को सड़क पर उतारा गया और फिर उन्हें गुस्सा दिलाया गया। इसके बाद उन्हें काबू करने की कोशिश शुरू की गई। लोगों का हुजूम सांडों के पीछे भागता नजर आया और उन्हें उकसाते हुए वो उनके सामने जाते दिखे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपनी जान को खतरे में डालते नजर आए। भीड़ को काबू में करने के लिए कुछ घुड़सवार भी वहां उतारे गए, पर लोगों के जोश के आगे वो ठंडे पड़ गए। वहीं कुछ लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर खेल का मजा लेते दिखाई दिए। एक आदमी तो एक सांड पर बैठने की कोशिश करता दिखा, पर उसकी ये गलती उस पर भारी पड़ गई। कई लोग इस खतरनाक खेल में घायल भी हो गए, जिन्हें वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हाथरस कांड से नाराज कुछ महिलाओं ने जम्मू में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गईं। इन महिलाओं को पैंथर पार्टी की महिला मोर्चा का साथ भी मिल गया और सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। इन महिलाओं ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इससे एक ये चिंता का भी विषय है और एक सवालिया निशान भी है गवर्नमेंट के ऊपर। इन महिलाओं ने पुलिस पर दोषियों को बचाने का आरोप भी लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक F-35 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ईंधन भरते वक्त यह लड़ाकू विमान दूसरे विमान से टकरा गया, जिसके बाद वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। नीचे गिरते ही विमान जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। बताया गया कि F-35 के पायलट ने वक्त रहते ही विमान से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी जान बच गई। इस हादसे में ईंधन ढोने वाले विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इस विमान के पायलट ने होशियारी दिखाते हुए विमान को किसी तरह सही सलामत नीचे उतार लिया। बिहार के जमुई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि मोटरसाइकिल से हुई टक्कर में एक महिला के साथ उसके बच्चे की मौत हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शवों को जमीन पर रखकर ट्रैफिक जैम कर लिया। लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सड़क पर चल रहे कई ऑटो रिक्शा को भी खाली करवा दिया। उन्होंने मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ आरोपी मोटरसाइकिल सवार की गिरफ्तारी की भी मांग की। उनके इस हंगामे की वजह से लोगों की भीड़ जुट गई, साथ ही सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी बंद हो गई। मध्य प्रदेश के उमरिया में मकान ढहाने पर बवाल हो गया। एमपी के उमरिया में सरकारी जमीन पर बने आदिवासी समुदाय के एक शख्स के मकान को ढहाए जाने पर हंगामा शुरू हो गया। उन लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। यूपी के जौनपुर में एक लड़की ने छेड़छाड़ के आरोपी की सरेआम पिटाई कर दी। बाद में पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। यूपी के अमरोहा में चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक नाबालिग को खंबे से बांधकर खूब पीटा। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में गोदाम मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। ताइवान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनके देश में लोगों को चीन से जंग की आहट महसूस होने लगी है। एक तरफ ताइवान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में चीन की ताइवान को उकसाने वाली हरकतें थम नहीं रही। इसीलिए अब ताइवान को लगने लगा है कि चीन के साथ जल्द ही जंग की नौबत आएगी।
दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर रही चीन की सेना पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ताइवान से उलझ रही है। ताइवान के मुताबिक 16 सितंबर के बाद से चीन की नौसेना ने 7 बार समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। इनमें 4 बार तो ताइवान की फौज ने चीन की सेना को समुद्र के विवादित हिस्सों से खदेड़ा भी। चीन के इस आक्रामक रुख के पीछे ताइवान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों को वजह माना जा रहा है। ताइवान ने पिछले 1 महीने में कई बार चीन को दो टूक कहा कि वो चीन की दादागिरी के सामने झुकने वाला नहीं है। पंजाब के अमृतसर में कृषि बिल के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने रेलवे की पटरियों पर कब्जा कर लिया और टेंट लगाकर वहां धरना शुरू कर दिया। किसानों ने एक पुतला जलाकर कृषि बिल पर अपना विरोध भी जताया। कब्जा नहीं होने देंगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इस बिल के वापस होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। देश की किसानी के लिए, खेती के लिए जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमें करना पड़ा हम करेंगे। हम मरने से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते। इन किसानों ने राजनीतिक दलों से भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की। रूस की भारत से दोस्ती जग जाहिर है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से लेकर हवाई और समुद्री आवाजाही को लेकर कई समझौते भी शामिल हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि रूस भारत के साथ दोस्ती नहीं बल्कि हमें दगा दे रहा है। और तो और रूस चीन का साथ दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसका सबूत चीन की सैन्य तैयारी में रूसी झलक को बताया जा रहा है। तो क्या चीन और भारत के बीच जारी तनाव में रूस भारत का साथ ना देकर चीन का साथ बनेगा? क्या रूस ने हमसे दोस्ती का वादा तोड़ दिया? दोस्ती का दावा कर दिया चीन का साथ। क्या हमारा दोस्त नहीं रहा? हमारे ऐसा कहने की पीछे की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज, जिसमें साफ दावा किया जा रहा है कि रूस चीनी सेना का साथ दे रहा है। और तो और भारत और चीन में तनाव के बीच चीन ने रूस की तरह संभावित हमले की तैयारी भी की है। दावे के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है चीन की नई रणनीति, जो पूरी तरह से रूसी सेना की तर्ज पर दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन अगर भारत पर हमला करता है तो वो हथियारों और रॉकेट के बैराज के नीचे बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ आगे बढ़ेगा, जैसे कि रूसी सेना करती है। साथ ही सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल बैटरियों की मदद से भारतीय वायुसेना के हथियारों से भी बचाव करेगी। ये ठीक वही तरीके हैं जैसे सोवियत संघ के वक्त में रूसी सैनिक जंग लड़ा करते थे, जहां सैनिक गहराई वाले इलाकों में रहकर एयर डिफेंस को कवर देते थे। चीन की सैन्य तैयारी में भी रूस की झलक दिखने लगी है। चीन के सैन्य उपकरण ही नहीं बल्कि रणनीति और एक्शन भी रूस से प्रेरित है। अब रूस भी भारत को धोखा देने की फिराक में है। चीन का साथ देकर रूस की गद्दारी भारत माफ नहीं करेगा। भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। शीत युद्ध के दौर से ही सोवियत संघ भारत का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही रूस से भारत के रिश्तों में करीबी बनी रही है। और जब से भारत और चीन के बीच LAC पर गतिरोध जारी है, भारत और रूस के बीच कई तरह के रक्षा समझौते भी हुए हैं। तो ऐसे में क्या सबूत है जिससे कहा जा सके कि रूस भारत को धोखा देकर चीन का साथ देने वाला है? हमने वायरल मैसेज की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें एक वीडियो मिला जिसमें चीनी सैनिक एक प्रसिद्ध रूसी गाना गाते हुए परेड कर रहे हैं। इस वीडियो ने हमारे शक को और गहरा कर दिया। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पता लगा कि ये वीडियो चीन के प्रोपेगेंडा वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर 19 जून 2020 को पोस्ट किया था। ये वही सप्ताह है
जब भारत ने रूस के 75वें विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया था और ऐसे समा बांधा कि दुनिया देखती रह गई। यानी चीनी सेना का वीडियो भी विक्ट्री डे परेड के समय का ही है, जिस समय भारत ने पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाया था। और अगर रूस भारत को धोखा देता तो वो भारत को ऐसी तवज्जो तो नहीं देता। दूसरी बात, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में जिस तरह से चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि रूस चीन के नहीं भारत के साथ है। रूस भारत के बीच S-400 और AK-203 राइफलों की भी डील हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस की दोस्ती का धन्यवाद कई बार किया है। कोई एक देश बिना झिझक को अगर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा तो उस देश का नाम है रशिया। हम युद्ध के समय जब संकट से गुजर रहे थे तब यही देश था जिसने हमारी मदद की और हमारे जाबाज जवान युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करके वापस आए। वायरल मैसेज पर हमने रक्षा विशेषज्ञ से बात की और पूछा कि चीन की सैन्य तैयारी में रूसी झलक दिखने का क्या मतलब है। भारत और रूस जो है आज के नहीं बहुत पुराने जमाने के दोस्त हैं। भारत और चीन भी एक समय हमारा नोक झोंक का रिलेशनशिप ही रहा है, लेकिन भारत और रूस के बीच की दोस्ती उस समय की है जब रूस और अमेरिका के बीच या उस समय का USSR और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चला करता था। तो मुझे नहीं लगता है रूस ऐसा कोई कदम उठाएगा या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी देगा या ऐसा कुछ चीनियों को सिखाएगा जो भारत के खिलाफ जाए। और एक बात जो सबसे अहम है कि क्या रूस भारत पर हमले में चीन की मदद कर रहा है। अभी भी रूस आर्मी जो है एक ट्रेडिशनल तरीके से सोचती है और रूस आर्मी एयरफोर्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। पहले भी मैं बता चुका हूँ, होतान गारगुमसा 2 एयरबेस है और ये अगर मिसाइल के कवच के अंडर भी आए तो मिसाइल कवच तोड़ने में हमको 2 या 3 दिन लगेगा। इस कैंपेन को बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या SEAD या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस DIAD। ये दोनों कैंपेन इंडियन एयरफोर्स 2-4 दिन चलाएगा, उनके मिसाइल उनके रडार सबको निस्नाबूद करके फिर एक एक करके रूस चीनी आर्मियों को ऊपर से चील की तरह उसको खत्म करेगा। मतलब साफ है, भारत को पड़ोसी देशों का साथ मिलता देख चीन अब उन्हीं के सेना अभ्यास की नकल करने लगा है और अपने सैनिकों को भारत के खिलाफ ट्रेंड कर रहा है। लेकिन भारत के आगे चीन की चालें नाकामयाब ही रही हैं और आगे भी रहेंगी। रूस और भारत की दोस्ती को चीन की नजर लगना मुश्किल है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बना सफारी पार्क फिर से शुरू हो गया। कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से यह पार्क बंद था, लेकिन अब महामारी से बचने के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उसे फिर से खोल दिया गया और लोगों को सफारी पार्क में एंट्री दी गई। इसके साथ ही वहां लंबे समय बाद रौनक लौट आई। कोरोना काल में पहली बार खुले इस पार्क में सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया। जो लोग भी वहां पहुंचे उन सब के चेहरे पर मास्क दिखा। सफारी पार्क में घुसने से पहले वहां घूमने आए सभी लोगों के बुखार की जांच की गई। यही नहीं, वहां थोड़ी थोड़ी दूर पर सैनिटाइजर भी रखे गए जिनका लोगों ने इस्तेमाल किया। सैनिटाइजेशन वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है। पूरा पब्लिक को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। कंपलसरी किया जा रहा है कि मास्क पहनना फर्जियात है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। ये पार्क सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा और फिलहाल वहां 1 घंटे में केवल 48 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस आज पंजाब में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस 3 दिनों तक खेती बचाओ यात्रा निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस की यात्रा पंजाब के मोगा से शुरू होगी और 6 अक्टूबर को हरियाणा में जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी 3 दिन तक चलने वाली ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करेंगे और खुद ट्रैक्टर पर बैठकर पहले दिन 22 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इसके साथ ही कृषि कानून के विरोध में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की आज होने वाली ट्रैक्टर रैली लुधियाना में जाकर समाप्त होगी, जिसके बाद कांग्रेस की दूसरी खेती बचाओ यात्रा पंजाब के संगरूर से शुरू होगी। कांग्रेस की इस यात्रा में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी शामिल होंगे।
राहुल जी आ रहे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब ने अपना सारा कुछ लुटाता हिंदुस्तान का ढिड भरन वास्ते। हिंदुस्तान के हथ चों भीख का जोड़ा कटोरा सीगा जोड़ा अमरीका तो लैके आते सी, उस तो हुण खून पसीना साडा पानी सारा कुछ असीं लाता दाव ते अज केंद्र सरकार जे इस्तेमाल करके किसान नूं पासे सिੱਟਣਾ चाहे तब इस अन्याय के खिलाफ राहुल जी ने बीड़ा चक्या, इनू सिरे लावांगे। सब तो पहला काला कानून उन्होंने दस्या। वहीं कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कांग्रेस पर हमला बोला। 2013 में तो खुद राहुल गांधी ये कहते थे कि जहां हमारे 12 राज्य हैं वहां से हम APMC एक्ट बाहर कर देंगे। एक भी उदाहरण कांग्रेस नहीं दे सकती है जिसमें वो ये कहे कि इतने वर्षों के बाद उसने किसानों के सुधार में इतने महत्वपूर्ण कोई ऐतिहासिक फैसला लिया हो, कोई कदम उठाए हो। वहीं अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने राहुल गांधी के आज होने वाले प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला कि वो पंजाब में ड्रामा करने आ रहे हैं, जबकि कृषि बिल में संशोधन की शुरुआत सबसे पहले मनमोहन सरकार में हुई थी। राहुल गांधी पंजाब विच ड्रामा करने वास्ते आ रहे हैं। आ किसान ऑर्डीनेंस ਜਿਹੜੇ 3 किसान ऑर्डीनेंस जिन्हां दा पिछले कई देर तो जिक्र चल रहा है, जे आ तिन्ने ऑर्डीनेंस देखिए, इन्हां दी हिस्टरी देखिए, जे आ सोच शुरू हुई कांग्रेस ने शुरू की थी सब तो पहले। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का खेती बचाओ यात्रा को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर किसानों के बहाने माहौल खराब करने का आरोप लगाया। हरियाणा में राहुल गांधी आना चाहते हैं, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु अगर जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में प्रवेश नहीं होने देंगे। भारत चीन विवाद सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। चीन का रवैया भारत के बातचीत वाली कोशिशों के बाद भी अड़ियल ही बना हुआ है, जिसके बाद भारत ने भी दुश्मन को जवाब देने के लिए LAC पर अपनी सेना भारी मात्रा में बढ़ा दी है। इसी बीच लद्दाख में भारतीय पैरा ट्रूपर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सैनिक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय पैरा ट्रूपर्स की लद्दाख में लैंडिंग हो चुकी है? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक छलांग लगाते सैनिकों के बारे में तो यही कहा जा रहा है। हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना भी कोई आसान काम नहीं है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद वायरल है, जिसमें जाबाज सैनिकों की तारीफ की जा रही है और इस मैसेज के साथ यह वीडियो हर जगह शेयर किया जा रहा है कि ये भारतीय पैरा ट्रूपर्स हैं जो लद्दाख में अपना मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। लद्दाख में भारतीय पैरा ट्रूपर्स अब चीन को अपनी जान बचानी होगी। देखिए, आ गए हैं जाबाज। C-130J सुपर हरक्यूलिस से भारतीय सैनिकों की लैंडिंग नहीं देखी तो क्या देखा? ये भारतीय सैनिक हैं जो कि अब लद्दाख की कमान संभालेंगे। एक तरफ भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जहां सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत का दौर जारी है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया इस वीडियो के साथ कुछ इसी तरीके के मैसेज से भरा पड़ा है, जिसके बाद हर कोई LAC पर जंग की आशंका जता रहा है। लेकिन अगर LAC पर भारतीय पैरा ट्रूपर्स तैनात किए गए हैं तो इसकी जानकारी भला किसी के पास क्यों नहीं है? क्या ये सच में भारतीय पैरा ट्रूपर्स ही हैं? दूसरी बात, इन पैरा ट्रूपर्स की लैंडिंग लद्दाख में कब हुई? वायरल वीडियो में जवान तो साफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने विमान को ध्यान से देखा। विमान पर एक लोगो है।
जिसके साथ 3123 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ के लोगों के बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि ये तो भारतीय वायुसेना का लोगो नहीं है, ये तो स्पेन की वायुसेना का लोगो है। इसके बाद हमने स्पेन के वायुसेना के पैराट्रूपर्स के बारे में पड़ताल की। जल्द ही हमें YouTube पर इसी से मिलता जुलता एक वीडियो मिला जिसमें हूबहू यही दृश्य है, लेकिन ये वीडियो वायरल वीडियो की तरह केवल 41 सेकंड का नहीं है बल्कि पूरे 2 मिनट का है, जिसे 23 जनवरी 2020 को अपलोड किया गया है, यानी कि 9 महीने पहले। वीडियो में मिली जानकारी के मुताबिक ये स्पेनिश फोर्स का वीडियो है। स्पेनिश फोर्स द्वारा लगाई गई पहली पैराशूट जंप की 72वीं सालगिरह सेना ने ऐसे मनाई थी। एक बात और, वायरल मैसेज में जिस C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की बात की गई है, ये वो विमान भी नहीं है। स्पेन की वायुसेना एयरबेस की A400M विमान का प्रयोग करती है और ये विमान भी वही है। मतलब साफ है, असली वीडियो के कुछ हिस्सों को भारत चीन की मौजूदा स्थिति से जोड़कर वायरल कर दिया गया है। असल में इसका भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस मामले में विपक्ष की ओर से जारी लगातार राजनीति के बाद सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम योगी ने कहा है कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से यूपी सरकार इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने के लिए प्रस्तुति पेश कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो वहीं हाथरस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद पीड़ित के भाई का एक बड़ा बयान सामने आया है। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। सीबीआई का हमने तो किया नहीं है जी, नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फास्ट ट्रैक की बोल रहे थे कि उनकी जज से जो भी न्याय मिलेगा हम उसके लिए बोल रहे थे। अभी सीबीआई की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब SIT की टीम चल रही है और वो भी पता नहीं क्या करेगी और सीबीआई पता नहीं क्या करेगी। योगी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है मैम। हम तो यही चाह रहे थे कि शायद हमारी जो मांग है, वो जो भी इंसाफ की लहर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। वहाँ की जज की निगरानी में जो भी इंसाफ हो, जज की निगरानी में जो भी उनकी टीम है, वो इस केस को सॉल्व करे तो ज़्यादा बेहतर रहता। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने दावा किया कि पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। राहुल गांधी मिलने गए थे या राहुल गांधी फोटोशॉप के लिए गए थे? मतलब यूपी की सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी को आज दिन में भेजा था। पीड़ित परिवार से मिले होंगे। पीड़ित परिवार की मांग थी सीबीआई की। हाथरस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सही बताया, लेकिन वो हाथरस मामले पर योगी सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। प्रियंका जी ने कहा है, मैं उस पर बल देता हूं कि सीबीआई की जांच हो, परंतु हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, देख रेख में हो। जांच की मॉनिटरिंग वो करते रहे, जिससे सच्चाई सामने आए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने सीबीआई जांच की सिफारिश करने पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार से सीबीआई जांच की किसी ने मांग नहीं की थी। हाथरस के पूरे हत्याकांड में सीबीआई इंक्वायरी के आदेश पारित किए हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी किसी ने ना मांग की थी, ना कोई आवश्यकता थी। सही माने में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के मातहत यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दिल्ली में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। इनके पास से पुलिस को पिस्तौल, 120 कारतूस, मोबाइल फोन और एक कार भी मिली है। बताया जा रहा है कि ये चारों आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के हैंडलर के संपर्क में थे और 27 सितंबर को दिल्ली पहुंचे थे। ये चारों दिल्ली के पहाड़गंज, ITO और दरियागंज में घूम रहे थे।
हाथरस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की मंजूरी मिलने के बाद वो शाम 7:30 बजे के आसपास पीड़ित के गांव पहुंचे, जहां उसके घर के अंदर बंद कमरे में दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर उनका दर्द बांटा। पहले तो ये प्लानिंग थी कि राहुल प्रियंका चटाई पर बैठकर मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई यहाँ पर कि जो सुरक्षा कर्मी जो उनके सुरक्षा में तैनात किए गए हैं उन्हें काफी मशक्कत करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया कि अपनी बेटी को खो चुकी मां प्रियंका गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल और प्रियंका के साथ प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद दिखा, जो पीड़ित परिवार के कुछ सवालों को एक कॉपी पर नोट करता दिखाई दिया। जो हमने जो सवाल थे, जो हमने जो बहन की जो डेड बॉडी बगैर पूछे क्यों लेके आई, जो सवाल हमारे 4-5 उनको सवाल लिख के लेके हैं। प्रियंका और राहुल के वहां रहने के दौरान मकान के बाहर मौजूद भीड़ को संभालना सुरक्षा कर्मियों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और दूसरे लोग मौजूद थे। हर कोई 4 दीवारी में चल रही बातचीत को जानने के लिए बेताब दिखा। और जब मकान का दरवाजा खुला तो बाहर निकले प्रियंका और राहुल गांधी ने सबके सामने अपनी बात रखी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अन्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। राहुल गांधी ने तो योगी सरकार को चेतावनी दे डाली कि वो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस परिवार की आवाज को कोई शक्ति दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने बताया कि राहुल गांधी ने उनकी आर्थिक मदद भी की है। मैं उसे ओपन नहीं करूंगा, ना मैंने अभी कुछ चेक खोला है। जो भी कुछ उनसे बना है उन्हें हमें पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला हाथरस से निकल पड़ा। कोरोना से ठीक हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लाज्मा दान किया। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपना प्लाज्मा दान किया। उन्होंने कोरोना से ठीक हुए लोगों से भी प्लाज्मा दान करने की अपील की। कोरोना से ठीक होकर प्लाज्मा दान करने वाले धर्मेंद्र प्रधान पहले केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार में एनडीए के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर रहे महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होते ही दरार आ गई। पटना में सीटों के बंटवारे के ऐलान के वक्त ही विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल आए, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। इतना ही नहीं, मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और दूसरे नेता बाहर निकलने लगे, तब भी विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते दिखे। इससे पहले महागठबंधन में सीटों के समझौते के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। यानी महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन में शामिल आरजेडी के हिस्से में 144 सीटें आई तो कांग्रेस को 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और लेफ्ट 29 सीटों पर ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के नासिक में आर्मी कैंप से मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बताया गया कि संदिग्ध मजदूर बनकर काम कर रहा था, जिसके बाद सेना को मैप और फोटो भी मिले हैं। खबर है कि संदिग्ध ने अपने मोबाइल फोन से पाकिस्तान में कई व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट मैसेज भी भेजे हैं। सेना को संदिग्ध के पास से एक आईडी कार्ड भी मिला है, जो कि फर्जी निकला। संदिग्ध से सेना पूछताछ कर रही है। दिल्ली के रोहिणी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के चोट लगने का ड्रामा करने के बाद एक आदमी से उसकी सोने की चेन छीनते दिखे। चोरी की वारदात वहां एक मंदिर के बाहर हुई, जहां उस आदमी को अपनी बातों में फंसाकर तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी गायों को कुछ खिलाकर आगे बढ़ता नजर आया। तभी सामने से फोन पर बात करते हुए निकल रहा एक लड़का उससे जानबूझकर टकराया और उसने पैर में चोट लगने का बहाना बनाकर उस आदमी को वहीं रोक लिया। इस बीच उसके मोटरसाइकिल सवार दोनों साथी वहां पहुंचे और जिस लड़के ने चोट लगने का ड्रामा किया, वो अपने साथियों को दिखाने लगा कि उसे चोट कैसे लगी।
कुछ देर बाद तीनों वहां से जाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ भी गए, लेकिन उन्होंने वहां से जाने की बजाय उस आदमी के चारों तरफ चक्कर काटने शुरू कर दिए। फिर उनमें एक बदमाश मोटरसाइकिल से उतरा और उस आदमी के गले में मौजूद चेन को अचानक छीनने के बाद उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। जब तक वो आदमी उठकर तीनों को पकड़ पाता, तब तक वो मोटरसाइकिल से वहां भाग गए। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट को खोलने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि सोमवार से खुलने वाले रेस्टोरेंट में 50% ग्राहक ही एक बार में बैठ सकते हैं, यानी अगर रेस्टोरेंट में 40 सीटें होंगी तो उसमें 20 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। रेस्टोरेंट में घुसने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके साथ ही अगर किसी ग्राहक में सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बाहर का खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचने वाले लोगों को वहां बैठने के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने नकद लेन देन की बजाय डिजिटल पेमेंट करने पर भी जोर दिया है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले कर्मचारियों को भी रोजाना साफ कपड़े पहनने होंगे। एलएसी पर भारत की तैयारियों से चीन खौफ में है। ऐसे में वो लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। इस बार भी चीन ने अपने सैनिकों का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया, जिसमें उसने दावा किया कि 5400 मीटर की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के बाद भी उसके सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। अमेरिका के फ्लोरिडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश हथियार के दम पर एक आदमी से उसकी मर्सिडीज चुराते हुए दिखाई दिए। वो आदमी किसी काम से बाहर जा रहा था और पार्किंग में पहुंचकर वो मर्सिडीज में बैठा ही था कि पीछे से आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसकी गाड़ी चुराकर वहां से फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज में साफ दिखा कि जैसे ही वो आदमी मर्सिडीज में बैठा, तभी 2 बदमाश वहां भागते हुए पहुंचे। एक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला तो दूसरे ने पिस्तौल के दम पर उसे जमीन पर बैठने की धमकी दी। उस आदमी ने भी अपनी जान बचाने के लिए बगावत नहीं की। जिस बदमाश के हाथ में पिस्तौल थी, उसने मर्सिडीज मालिक के सिर पर वार भी किया। इस बीच पहला बदमाश मर्सिडीज में बैठ गया और उसे पार्किंग से बाहर निकालता दिखाई दिया। मर्सिडीज चोरी करने के दौरान दूसरा बदमाश उसके मालिक को बंदूक दिखाकर लगातार डराता रहा। अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म जगत में ड्रग्स होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि पूरी इंडस्ट्री को एक नजर से देखना गलत है। दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, जरूर करती है, पर प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो। ये सही नहीं है, ये तो गलत है ना। राहुल गांधी की हाथरस रवाना होने से पहले दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से डीएनडी पर लंबा जाम भी लग गया, जिसकी वजह से राहुल गांधी का काफिला भी उसमें फंस गया। जबकि भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। भीड़ को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए, जबकि कई अधिकारी भी डीएनडी पर पहुंच गए। डीएनडी की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे आप देखेंगे पहली कतार में आपको महिला पुलिसकर्मी नजर आएंगे और उसके बाद जो मेल पुलिस है वो नजर आएगी और उसके तीसरी लेयर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हालांकि काफी सुरक्षा इंतजाम के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ के जुटने और भारी जाम लगने से हालात को संभालना मुश्किल हो गया। काफी देर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस वालों ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राहुल गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के मनकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने पुंछ के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।